स्टूडेंट, आप सभी का फर्स्ट बायो क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं हर्षी चीज़ का एक्सपेरिमेंट क्या था। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी कई एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप लोग अपने टिप में पास रखिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपको बताया जाएगा टोटल 100% NCERT पर ही होगा। यहाँ पर जो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है वो टोटल NCERT का ही मेथड है। ठीक है, चलिए देखते क्या लिखा है। यहाँ पे पहली बात तो आपको पता हो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लिखा है DNA आनुवांशिक पदार्थ है। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो आप सभी का क्वेश्चन होना चाहिए कि DNA ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। लेकिन DNA आनुवांशिक पदार्थ है, इसके बारे में सुस्पष्ट प्रमाण जो दिया था, इसके विषय में जो 100% प्रमाण देने वाले साइंटिस्ट थे वो हर्शे व चेज थे। कौन थे? हर्शे व चेज थे, ये भी पता होना चाहिए। DNA आनुवांशिक पदार्थ है इसके विषय में स्पष्ट प्रमाण हर्शे व चेज ने दिया था। किस सन में दिया था? नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। 1952 में। किस सन में दिया था? 1952 में। अब क्या हुआ? अब जब इन्होंने प्रयोग किया है तो प्रयोग के लिए किसी ना किसी माध्यम की आवश्यकता होगी, किसी का सहयोग लिया होगा, क्योंकि आप लोग लैब में जाते हो तो प्रयोग करने के लिए कोई ना कोई माध्यम लेते हो ना। तो इन्होंने अपने प्रयोग के लिए विषाणुओं का सहयोग लिया था। ठीक है, वे विषाणु कौन थे? वो विषाणु थे जीवाणु भोजी। कौन थे? जीवाणु भोजी। इंग्लिश में जिनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। ठीक है, याद रखना जीवाणु भोजी जो होते हैं वो जीवाणु नहीं होते हैं, यानी बैक्टीरियोफेज जो होते हैं वो बैक्टीरिया नहीं होते हैं, वो वास्तव में वायरस होते हैं। क्या होते हैं? वायरस होते हैं। और हमको पता है कि जो वायरस होता है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल से मिलकर बना होता है, ये आप देख रहे होगे। ठीक है, ये है जीवाणु भोजी, बैक्टीरियोफेज। यहाँ पे देखिए आपको ये प्रोटीन कवर दिख रहा है, ठीक है, और ये आपको उसका न्यूक्लिक एसिड दिख रहा है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका जीवाणु भोजी। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। सॉरी, जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु भोजी जो होते हैं, ये जीवाणु पर अटैक करते हैं। देखो क्या लिखा इसमें, जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं, अपने आनुवांशिक पदार्थ को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। मतलब जो जीवाणु भोजी होते हैं वो होते क्या है? वो बैक्टीरिया को ही एक तरीके से नष्ट करते हैं। ठीक है, अब बात आती है बैक्टीरिया को नष्ट कैसे करते हैं। तो ये नष्ट कैसे करते हैं? जीवाणु भोजी जो होते हैं ये बैक्टीरिया की यानी जीवाणु की सेल से जाके चिपक जाते हैं और उसमें अपना आनुवांशिक पदार्थ डाल देते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवांशिक पदार्थ को अपना समझने लगती है, और जैसे ही जो वायरस होता है वो जीवाणु के अंदर अपना आनुवांशिक पदार्थ डालता है, वैसे ही जीवाणु उस वायरस के आनुवांशिक पदार्थ को अपना आनुवांशिक पदार्थ समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होने लगता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। ये आप इमेज देख रहे होगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये क्या हो गया? ये हो गया आपका जीवाणु भोजी, और ये जो सेल है ये सेल हो गई बैक्टीरिया की सेल हो गई। इस पर देखिए आके ये चिपक गया है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा। और इसके बाद ये अपना ये देखो इसका आनुवांशिक पदार्थ है, फिर ध्यान से देखिए ये इसका आनुवांशिक पदार्थ है DNA, और देखिए इसके बाद इसने DNA अपना आनुवांशिक पदार्थ इस बैक्टीरिया की सेल के अंदर प्रवेश करा दिया। ठीक है, ये दोनों इमेज आप ध्यान से देखिए। नंबर 1 इसको देखिए और फिर इसके बाद नंबर 2 इसको देखिए। ठीक है, नंबर 2 इसको देखिए। चलिए आगे देखते क्या हुआ। आपको बात पूरी क्लियर हो जाएगी कि जो इसका आनुवांशिक पदार्थ है वो बैक्टीरिया के अंदर किस प्रकार जाता है। आगे देखते क्या लिखा हुआ है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हर्शे व चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया। मतलब इन्होंने प्रयोग किया क्यों, है ना? हर्शे व चेज ने प्रयोग क्यों किया? तो हर्शे चेज को पता करना था कि आनुवांशिक पदार्थ DNA है कि आनुवांशिक पदार्थ प्रोटीन है, क्योंकि वैज्ञानिकों में अभी तक कन्फ्यूजन था कि आनुवांशिक पदार्थ DNA है कि आनुवांशिक पदार्थ
प्रोटीन है। और हमको एक बात पता है, हर्षेय चेज भी इस बात को जानते थे कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा वही आनुवांशिक पदार्थ होगा, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा वही आनुवांशिक पदार्थ होगा। तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रोटीन जाता है कि डीएनए जाता है, इस बात को पता करना, क्योंकि जो जीवाणु भोजी होता है उसके पास प्रोटीन भी है, क्या है, प्रोटीन भी है, और उसके पास डीएनए भी है कि नहीं है। तो चलो देखते हैं क्या है। हर्षे व चेज ने इस बात का पता लगाने के लिए प्रयोग किया कि विषाणु से प्रोटीन या डीएनए निकलकर जीवाणुओं में प्रवेश करता है, मतलब जीवाणु में जाता क्या है, ठीक है, और जो जाएगा वही आनुवांशिक पदार्थ होगा, जो जाएगा वही आनुवांशिक पदार्थ होगा। सो देखते हैं क्या है आगे। उन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस व दूसरे विषाणु को विकिरण सक्रिय सल्फर पर वृद्धि किया। यानी कहने का मतलब क्या है, इन्होंने एक काम किया, क्योंकि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा वो कौन जाएगा, इसके लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि कुछ जीवाणु भोजी को इन्होंने फास्फोरस में ग्रो कराया और कुछ जीवाणु भोजी को इन्होंने सल्फर में ग्रो कराया। जीवाणु भोजी बोले तो विषाणु यानी वायरस, तो कुछ वायरस इन्होंने फास्फोरस में ग्रो कराए और कुछ वायरस इन्होंने सल्फर में ग्रो कराए, ठीक है। ये देखिए, एक ये हो गया वायरस और एक ये हो गया वायरस, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है। जिस विषाणु या वायरस, ठीक है, जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया उनमें विकिरण सक्रिय, अब फास्फोरस में ग्रो कर रहे हो तो विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया। क्या पाया गया, विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था। याद रखना, जिन विषाणुओं को इन्होंने विकिरण सक्रिय फास्फोरस में रखा उनका डीएनए विकिरण सक्रिय हो गया, लेकिन उनका प्रोटीन विकिरण सक्रिय नहीं हुआ। विकिरण सक्रिय नहीं हुआ क्योंकि डीएनए में फास्फोरस पाया जाता है जबकि प्रोटीन में नहीं। ये भी लाइन याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो इन्होंने जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस में रखा था उसमें डीएनए ही विकिरण सक्रिय हुआ जबकि प्रोटीन नहीं, क्योंकि सीधी सी बात है कि जो फास्फोरस होता है वो डीएनए में होता है, प्रोटीन में नहीं होता है, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, आगे पढ़ते हैं। इसमें ये देख सकते हो यहाँ पे, ये जो आपका रेड कलर से देख रहे होगे ये विकिरण सक्रिय भाग है। तो यहाँ पे विकिरण सक्रिय क्या हुआ, यहाँ पे विकिरण सक्रिय हुआ डीएनए। देखो इसलिए डीएनए मान लीजिए रेड हो गया, क्या हो गया, रेड हो गया, जबकि अन्य भाग प्रोटीन का है ये विकिरण सक्रिय नहीं हुआ। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ठीक इसी प्रकार से कुछ विषाणुओं को विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया, उनमें से विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। क्या हुआ, अब कुछ विषाणु उन्होंने क्या किए, कुछ विषाणुओं को सल्फर में ग्रो कराया, तो जो विषाणु सल्फर में ग्रो हुए उनकी प्रोटीन सक्रिय हुई। क्या हुई, प्रोटीन सक्रिय, क्योंकि सल्फर का संबंध किससे है, प्रोटीन से है। उनका डीएनए सक्रिय नहीं हुआ, देखो यही लिखा हुआ है, क्योंकि डीएनए का संबंध फास्फोरस से था, सल्फर से नहीं था। तो क्या लिखा है, डीएनए विकिरण सक्रिय नहीं था, क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता है, डीएनए में सल्फर नहीं पाया जाता है। यहाँ पे देखिए, ये देख सकते हो सब ये रेड हो गया ये पूरा, ठीक। मैं इसको भी रेड कर देता हूँ, आपको बात पूरी क्लियर हो जाएगी इस प्रकार, ठीक है। ये ठीक है, ये सब क्या हुआ, विकिरण सक्रिय हो गया। क्या हो गया, विकिरण सक्रिय हो गया प्रोटीन, ठीक है। और जो डीएनए है वो विकिरण सक्रिय नहीं हुआ। देखो मैं डीएनए को अलग कलर से शो कर देता हूँ, इससे आपको बात समझने में आसानी होगी। चलो ये है डीएनए, ये विकिरण सक्रिय नहीं हुआ, क्योंकि
चूंकि यहां पर हम लोग सल्फर का उपयोग कर रहे हैं इसलिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या है। विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी। और वो जीवाणु भोजी कौन थे? किस पर अटैक कर रहे थे? इस्चीरिया कोलाई जीवाणु पर। वे जीवाणु भोजी इस्चीरिया कोलाई जीवाणु पर अटैक कर रहे थे। तो क्या लिखा है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन में क्या आ जाता है कि हर्षे चीज ने जो जीवाणु भोजी किस बैक्टीरिया से अटैच कराए थे, या फिर किस बैक्टीरिया से, मतलब इनका जो प्रयोग किया गया बैक्टीरिया था वो कौन था? तो बैक्टीरिया था इस्चीरिया कोलाई, ये भी पता होना चाहिए। क्या लिखा इसमें, से चिपक जाते हैं जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है। अब चिपकने बाद जैसे ही संक्रमण आगे बढ़ता है तो जीवाणु को अब केंद्र में प्रसरण करने से विषाणुकर जीवाणु से अलग हो जाते हैं। चलिए इसको मैं इमेज के माध्यम से आगे आपको समझा देता हूं। ये देखिए, ये जो इसमें देखिए विकिरण सक्रिय क्या है? प्रोटीन है, क्योंकि इसमें प्रोटीन पूरा रेड हो गया है। और इसमें विकिरण सक्रिय क्या है? डीएनए है। ठीक है, क्योंकि डीएनए यहाँ पे रेड कर रखा है। ठीक है, और इससे देखिए ये जीवाणु कोशिका से आके चिपक चुके हैं ये। ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख रहे होगे इसका डीएनए जो है, ये देखिए यहाँ से ऐसे देखिए, इसका डीएनए इस कोशिका के अंदर जा रहा है और इसका भी डीएनए इस कोशिका के अंदर जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एक एक बात को समझते हैं। क्या है? जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणुओं से संक्रमित हुए थे, यानी जो जीवाणु उन विषाणुओं से संक्रमित हुए जिनका डीएनए सक्रिय था, वे विकिरण सक्रिय रहे। इससे स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है। देखिए मैं इसको इमेज से समझाता हूं, तभी आपको बात क्लियर हो पाएगी। अब ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी। इस जीवाणु भोजी का रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है? डीएनए है। इस जीवाणु भोजी का रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, यहां पर देखिए, जिस जीवाणु भोजी का रेडियो एक्टिव पदार्थ डीएनए था वो देखिए सेल के अंदर चला गया। ठीक है, यहाँ पर इस जीवाणु भोजी का रेडियो एक्टिव पदार्थ प्रोटीन था, जो कि देखिए यहाँ पे जीवाणु के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये सेल है बैक्टीरिया की, ये क्या हो गई? ये रेडियो एक्टिव डीएनए के कारण ये रेड हो गई। समझने के लिए बता दे रहा हूँ, रेडियो एक्टिव डीएनए के कारण रेड हो गई। ठीक है, ऐसे मान लीजिए। और जो ये सेल है, ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिव डीएनए नहीं था, प्रोटीन था, तो इसलिए ये सेल रेड नहीं हुई। अर्थात इस सेल के कलर से स्पष्ट हो गया, हम अपने समझने के लिए इसको कलर चेंज किए दे रहे हैं, इससे स्पष्ट हो गया कि जो सेल उस जीवाणु भोजी से संक्रमित हुई थी जिसका रेडियो एक्टिव डीएनए था, वो सेल भी रेडियो एक्टिव हो गई। और जो सेल उस जीवाणु भोजी से प्रभावित हुई जिसका रेडियो एक्टिव प्रोटीन था, उसकी सेल भी रेडियो एक्टिव नहीं हुई। तो स्पष्ट हो जाता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, जबकि प्रोटीन नहीं है। ये देखो लिखा हुआ है, सेल विथ डीएनए आर रेडियो एक्टिव, और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल विथ डीएनए आर नॉट रेडियो एक्टिव। ठीक है, तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है, क्योंकि यहाँ पर डीएनए रेडियो एक्टिव था तो ये रेडियो एक्टिव हो गई। जबकि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाला पदार्थ प्रोटीन नहीं है, क्योंकि यदि प्रोटीन होता तो ये रेडियो एक्टिव हो जानी चाहिए थी। ठीक है, इस प्रकार से आपका पूरा एक्सपेरिमेंट क्लियर हुआ। धन्यवाद।